देखिए 14 तारीख को दिल्ली में जो है बड़ी रैली होने जा रही है। इसको लेकर बिहार में भी तैयारी हो रही है। आप जान रहे होंगे कि बिहार में तैयारी किस बात के लिए? तो बिहार से अब तमाम जो नेता हैं विपक्ष के उनका जुटान भी वहां होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शायद वहां पहुंचेंगे। अब वोट चोरी को लेकर दिल्ली में बड़ी हुंकार भरेंगे विपक्ष के तमाम बड़े नेता। देखिए लगातार जो है वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी वो बोल रहे हैं, बिहार में भी बड़ी पदयात्रा की और कहीं न कहीं अब बंगाल चुनाव पे भी कहीं न कहीं उनकी आशंकाएँ हैं कि बंगाल में भी कुछ खेला होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। बिहार में कहा जा रहा था कि महागठबंधन की लहर है, प्रचंड जीत होगा, लेकिन प्रचंड जीत हुई, लेकिन एनडीए की। इसको लेकर अब दिल्ली में बड़ी रैली की जा रही है 14 तारीख को। कैसे देखते नहीं, सही कहा आपने। आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली का जो रामलीला मैदान है उसमें कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी रैली निकलेगी वोट चोरी के मुद्दे पर। और रैली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभी अभी बिहार के चुनाव के नतीजे आए हैं 14 नवंबर को, और उसके बाद अप्रैल में फिर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं। और राहुल गांधी ने, जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने वोट चोरी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और उन्होंने नारा भी दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये अब नारा समझिए पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंज रहा है। हैं? तो देखिए, बिहार चुनाव में आपने सही कहा कि जो नतीजे आए वो बहुत चौंकाने वाले आए, क्योंकि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में लग रही थी। जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा थी उसमें जन सैलाब उमड़ा था, फिर प्रशांत किशोर की जो बिहार बदलाव यात्रा थी उसमें जन सैलाब उमड़ा था, और लग रहा था कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। लेकिन जो नतीजे आए वो बिल्कुल एक तरफा नतीजे हो गए। एनडीए को 200 से भी ज़्यादा सीटें मिली, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जन स्वराज पार्टी, उसका खाता तक नहीं खुला। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि कुछ अदृश्य शक्तियों ने काम किया है। तेजस्वी यादव शुरू में तो थोड़ा चुप रहे, लेकिन अभी 4-5 दिनों पहले उन्होंने कपिल सिब्बल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि मशीन जीत गई, जनता हार गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती थी लेकिन ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था। मतलब स्पष्ट या उन्होंने इशारा किया है वोट चोरी की ओर। तो अब देखिए, ये तो एक गंभीर संकट हो ही गया है लोकतंत्र के लिए। यदि वोट चोरी और इस तरह से होने तो लगे तब तो एनडीए वाले लोग कहते हैं ना कि ये सब वोट चोरी कहाँ है, तो जनता सब जान रही थी ना 15 सालों तक नीतीश कुमार का विकास। जंगल राज नहीं चाह रही थी ना जनता। नहीं नहीं, वो तो अब एनडीए, देखिए, चोर कभी खुद को चोर थोड़ी ही करता है, ये तो मोटी बात है। एनडीए वाले तो नहीं कहेंगे कि हम वोट चोरी से आए हैं, वो तो कहेंगे ही कि हाँ हाँ एकदम हमने विकास की आंधी चला दी थी। लेकिन असलियत कुछ और है। राहुल गांधी ने पहले भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं अलग अलग राज्यों में किस तरह वोट चोरी हुई है। और बिहार में वोट चोरी की जमीन देखिए जून महीने में ही तैयार कर ली गई थी, जब SIR लागू हुआ था। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहते हैं, हिंदी में कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण। और SIR के तहत चुनाव आयोग ने लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए। उसके बाद दूसरा ही बेईमानी चुनाव आयोग ने ये की कि बिहार में आचार संहिता को सख्ती से लागू नहीं किया। देखिए, पलटू राम ने पहले ऐलान कर दिया था कि महिलाओं के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद 15 लाख रुपए का जो ट्रांसफर था उस पर रोक लगवानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो ये हुआ बिहार में कि मतलब मतदान के 24 घंटे पहले तक 10-10 हजार जाएंगे, 15-15 लाख में। क्या 10-10 हजार सबके खाते में। 10-10 हजार गए। तो ये तो चुनाव आयोग मतलब जानबूझ के भी मतलब मूक दर्शक बना रहा। तो इन ये सब बेईमानियों, अप्रैल में देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां भी SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। BLO लोगों पर इतना दबाव है कि BLO लोग अब आत्महत्याएं करने लगे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। तो वोट चोरी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, संसद में भी इसकी बात गूंज रही है। 14 दिसंबर की रैली में मुझे लगता है राहुल गांधी तो मुख्य वक्ता होंगे ही, लगता है तेजस्वी यादव भी मुख्य वक्ताओं में से एक होंगे। ममता दीदी के पास क्यों हार जाती है बीजेपी? देखिए, पिछली बार कई तो लोग तो ये कहते हैं कि ममता जी ने एक बार अटल जी का साथ दिया था, इस कारण जो है बीजेपी उनके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर रहती है। नहीं नहीं, ये सब बात नहीं है। देखिए, पिछली बार तो मोदी ने पिछले चुनाव में बहुत ताकत लगाई थी, और 2 मई को मतगणना थी तो मोदी कहते थे 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। लेकिन ममता बनर्जी भी मतलब पुरानी खिलाड़ी है। उन्होंने पैर में प्लास्टर लगवा लिया और कहा कि मुझे बहुत चोट लग गई है, और व्हील चेयर पर घूमने लगी, खेला होबे खेला होबे। तो एक तरह से पूरी सहानुभूति उन्होंने बटोर ली। तो पिछली बार तो उन्होंने मोदी को मात दे दी। इस बार पश्चिम बंगाल पर फिर बुरी नज़र है भाजपा की, इसलिए अपने एजेंट से उन्होंने बाबरी मस्जिद भी वहाँ बनवाना शुरू कर दिया जिससे हिंदू मुसलमान हो जाए।
SIR तो चल ही रहा है, वंदे मातरम की भी याद आ गई है मोदी को। अच्छा, जब जब चुनाव आता है तब तब कोई राष्ट्र पर खतरा हो जाता है या कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का वही मुद्दा उठ वही जाता है। है। जब बिहार में चुनाव था तो दिल्ली में धमाके हुए। हाँ बिल्कुल, वही है, कहते हैं ना कि सीमा पर तनाव है, लगता है चुनाव है। तो ये लोग जानबूझकर तनाव पैदा करते हैं। कभी चुनाव के पहले मतलब आपको ये हो जाता है, पहलगाम की घटना हो जाती है, कभी कोई कहीं पर विस्फोट हो जाता है। तो जानबूझकर ये लोग एक असुरक्षा का माहौल बनाते हैं और फिर हिंदुओं को डराते हैं कि हिंदू खतरे में है। तो ये भाजपा की का पुराना हथकंडा है जी। एक सवाल है कि अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में कहीं ना कहीं बिहार जो प्रधानमंत्री हैं, माफ कीजिएगा, वो गद्दी छोड़ देंगे। अब पलटू राम की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री की। मोदी की? हाँ, नहीं नहीं, 2026 में वो गद्दी छोड़ ये देंगे। किसने अनुमान लगा? मैंने तो कहा नहीं सुना कहा है। जा रहा है कि अब उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आप 75 वर्ष के हो गए, अब आप चाहिए मार्गदर्शक मंडल में। अब ये देखिए, अपनी इच्छा से तो नहीं गद्दी छोड़ने वाले हैं मोदी जी, है ना? वो तो फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था और उसके बाद ये कहकर कि आप 75 बरस के हो गए हैं, आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को और इसको क्या कहते हैं, यशवंत सिन्हा को, लेकिन खुद जब 75 बरस के हो गए इसी 17 सितंबर को, तब तो कुर्सी नहीं छोड़े हैं। अपनी मर्जी से तो देखिए मोदी जी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, वो फेविकोल लगा के चिपक गए हैं। हाँ, ऐसी यदि परिस्थितियां हो जाती हैं, बांग्लादेश जैसी क्रांति हो जाती है, नेपाल जैसी क्रांति हो जाती है, तब मोदी जी झोला उठा के भाग जाए, वो अलग बात है। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।